हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या होता है, सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। असेसमेंट होता है जब आप पढ़ा रहे हो, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस आप जो बच्चे का करते हो पढ़ाते टाइम पे, या हम नॉर्मल अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जिस असेसमेंट में, जिस इवैल्यूएशन में हम चेंज ला सकते हैं, जिस इवैल्यूएशन में बच्चे को इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, वो असेसमेंट होता है। और इवैल्यूएशन होता है जिसमें बच्चे को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, वो इवैल्यूएशन होता है। जैसे मान लो कि आप क्या ले रहे हो, आपने बच्चे को कोई आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चे से जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो वो भी क्या है, एक असेसमेंट है। आप बच्चे को उसमें क्वेश्चन कर रहे हो, बच्चे बता रहे हैं, बच्चा गलत बताएगा तो आप उसे सुधरने का मौका दे रहे हो, करेक्शन कर रहे हो। या फिर आपने कोई क्लास टेस्ट ले लिया, क्लास में आपने टेस्ट लिया, बच्चे के 10 में से 5, 3 जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो हैं, फिर बच्चे को इम्प्रूवमेंट का मौका मिला, नेक्स्ट टाइम आपने टेस्ट किया, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें असेसमेंट होती है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसमें बच्चे को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि इवैल्यूएशन में आप मान लीजिए कि आपने सबमिटिव जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो जिसकी वजह से आपका फाइनल रिजल्ट होता है, वो इवैल्यूएशन है आपका। जैसे आपके मान लो बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपने प्री बोर्ड दिया वो असेसमेंट है, उसमें आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, ठीक है, तो वो असेसमेंट हो गया। लेकिन जो आपका फाइनल एग्ज़ाम आपने दिया, जिसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी मार्कशीट पर लाइफ टाइम तक के लिए रहेगा, वो क्या है, आपका इवैल्यूएशन, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। असेसमेंट जैसे आप सीटेट है, सीटेट में आपको बार बार अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है ना। जैसे आपने इस बार सीटेट दिया, आपके 90 मार्क्स आए, आप पास हो गए, आप नेक्स्ट टाइम फिर सीटेट दे सकते हो, कोई इसके अंदर आपको रोकेगा नहीं। आप नेक्स्ट टाइम आपकी फिर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब लेकिन इवैल्यूएशन जो DSSB का पेपर था, आप उसमें एक बार फेल हो गए तो क्या आपको वो पेपर देने का मौका मिलेगा? नहीं, जब न्यू वैकेंसीज आएंगी, जब कुछ होगा। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन या सीटेट के इस एग्ज़ाम को हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट का मौका मिल रहा है तो आप उसको एक असेसमेंट के तौर पे ले सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे, मान लो आपकी एज निकल गई और आपने दिया सीटेट, ठीक है, आपकी एज जो है, आपका लास्ट चांस था, ऐसा कोई चांसेस होते नहीं है, लेकिन मान लो लास्ट चांस था, तो वो आपका इवैल्यूएशन में कंसीडर होगा। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि जो SBI बैंक PO का एग्ज़ाम देते हैं, उनको 7 मौके मिलते हैं अपने क्या कहते हैं, जॉब को लेने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आप पहले बार पेपर में फ़ेल हो जाते हो तो एक तरह से वो आपका असेसमेंट काउंट होगा, तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, तीसरा मौका मिलेगा। लेकिन जब आप 7वीं बार भी फेल हो जाओगे तो वो 7वीं बार जो आपने पेपर दिया है वो आपका इवैल्यूएशन में काउंट होगा। उसके बाद आप पेपर नहीं दे सकते SBI PO का, जो आपको अटैम्प्ट दिए जाते हैं, जैसे UPSC में अटैम्प्ट दिया जाता है। तो अब जो टू नो हाउ मच अ चाइल्ड हैज़ लर्नड, कि ये देखना कि बच्चे ने कितना सीखा है, और व्हाट आर द लर्निंग डेफिशिएंसीज इन चाइल्ड, और कितना सीखा और कितनी उसके सीखने में कमियां रह गई, और कमियां रहने के बाद उस कमी को दूर करने के लिए आपने रेमेडियल टीचिंग दी। रेमेडियल टीचिंग टू चाइल्ड इज़ असेसमेंट। की रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है गलती सुधारने के लिए जब आप दोबारा से पढ़ाते हो ना उसे, तो उस टीचिंग को रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जैसे जो अभी मान लो मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो ये क्या हो गया, मेरी रियल टीचिंग हो गई। लेकिन अभी आप क्या कहते हैं, मैंने कोई टेस्ट लिया या कोई कमी रह गई, और इसी बात को, इसी टॉपिक को जब मैं दोबारा पढ़ाऊँगी तो वो क्या होगा, वो रेमेडियल टीचिंग में आएगा। एक पढ़ाया हुआ टॉपिक दोबारा पढ़ाना, बच्चे की कमी को, उसकी जो लर्निंग में कमियां रह गई हैं उसे दूर करने के लिए, वो रेमेडियल टीचिंग देने के लिए, तो वही क्या होता है, हमारा असेसमेंट होता है।
ये हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डेली हैपन, ये क्या होता है, लगातार होता है और रोज़ाना किया जाता है, और ये इंटीग्रल पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसे आप बाद में करोगे, आप पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, आपने कुछ किया, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है ना पूरा, उस टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जो ये काम हो रहा है वही हमारा असेसमेंट है। लेकिन इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन जब इसके अंदर आपको द इवेल्युएशन इज जनरेटेड इन द लास्ट ऑफ द सेशन, आपका सेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद जब टीचर रैंकिंग कर देती है बच्चों की, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, तो उस मार्क्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होता है आपका, उनके बच्चों के रिज़ल्ट के बेसिस पे कि आपने रैंकिंग कर दी बच्चों की, तो वो क्या होता है, आपका इवेल्युएशन होता है। मान लो जब लास्ट टाइम आपका जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आपकी कोई भी रैंक रही हो, ठीक है, तो वो रैंक आपकी हो चुकी है, आप नया पेपर दोगे जब भी कुछ पता चलेगा, वो वाली में आपका कुछ चेंज नहीं होगा, तो वो आपका इवेल्युएशन हो चुका है। जो आपके 10th में मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिल चुकी है, वो आपका इवेल्युएशन हो चुका है। तो इवेल्युएशन होता है जब असेसमेंट के साथ हमने क्या दिया, वैल्यू या रैंकिंग, वैल्यू जजमेंट या रैंकिंग हमने बच्चे को मिल गई, उसकी जगह निर्धारित हो गई, तो वही हमारा इवेल्युएशन होगा। अब असेसमेंट जो है इवेल्युएशन के लिए एक आधार होता है, एक बेस होता है, इसी के बेस पे हम इवेल्युएशन करते हैं। जो मार्क्स देने तक का काम तो असेसमेंट है कि मैंने मार्क्स दे दिए कि इस बच्चे के 100 में से 33 आए हैं, इसके 99 आया है, इसके 80 आए हैं, ये है। लेकिन साथ में जब मैंने बच्चे को एक क्या दे दी, रैंकिंग दे दी कि ये बच्चा 99 वाला फर्स्ट आया है, 90 वाला क्या कहते हैं फोर्थ आया है, उसको मैंने जब एक रैंक दे दी, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस को मैंने रैंक दे दी कि जो बच्चे को रैंक नहीं देना, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को मैंने रैंक दे दिया, तो वो क्या हो गया हमारा इवेल्युएशन। लेकिन जब बिल्कुल सटीक डिफरेंस आपसे पूछेंगे तभी आपको ये बताना है, अदरवाइज़ हम इन दोनों को जनरली हम क्या करेंगे, अगर पेपर में अगर क्वेश्चन कोई दिया हुआ है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज़ करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर असेसमेंट लिखा हुआ है, कहीं पे इवेल्युएशन लिखा हुआ है, तो हम एक सिनोनिम्स की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन जब बिल्कुल सटीक पूछेंगे कि बिल्कुल अंतर बताओ इसमें, तभी हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब सही अंतर पूछेंगे तभी हम ये बताएंगे। दे आर वैसे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम सिनोनिम्स, जो भी चीज़ बच्चे को दिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बच्चे को करवा रहे हैं, चाहे रिटन है, ओरल है, हर चीज़ क्या है असेसमेंट है। बच्चा एक्टिविटी में कितना पार्ट ले रहा है उस टाइम पे, वो उस टाइम पे भी आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, ग्रुप में कितना पार्ट ले रहा है, वो परफॉर्म कैसे कर रहा है किसी एक्टिविटी को, हर चीज़ क्या है असेसमेंट। तो टीचिंग और लर्निंग असेसमेंट से ही होती है। आप पढ़ा रहे हो, साथ के साथ आपको असेसमेंट मिल रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, ये टीचिंग रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो। क्लास के टाइम कंटिन्यूस असेसमेंट चलता रहता है। अगर हम आंकलन नहीं करेंगे तो टीचिंग और लर्निंग ठीक नहीं हो पाएगी। मान लो आप सिर्फ पढ़ा रहे हो, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं देख रहे, सिर्फ अपना काम किए जा रहे हो, कोई आपके क्लास में एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई आपने बच्चे को परफॉर्मेंस का आपने एक बार टेस्ट ले लिया, दोबारा बच्चे को दोबारा टेस्ट नहीं ले रहे, उसे इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं दे रहे, एक टॉपिक आपने पढ़ा दिया, बच्चे की कमी को दूर करने के लिए दोबारा उसे नहीं बता रहे, तो ये असेसमेंट नहीं हो पाएगा। एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जब भी चलेगा जब टीचर क्या करेगा, उसका असेसमेंट करेगा। तो अब एडवांटेजेस क्या होती हैं असेसमेंट की है कि हमें पता चलता है लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में कि बच्चे ने कितना ज्ञान सीखा, कि आपने कितना पढ़ाया और बच्चे को कितना समझ आया, वो पता चल जाता है। बच्चे का इन्वॉल्वमेंट पता चल जाता है कि बच्चा जो आप एक्टिविटी करा रहे हो उसमें कितना ध्यान दे रहा है, कितना पार्टिसिपेशन वो कर रहा है। ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को कहाँ पे गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे की कमी है आपने तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस दोगे।
इम्प्रूवमेंट आप क्या करोगे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग भी आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो और किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, यानी आपकी टीचिंग में कमी है, तो आप अपने टीचिंग का स्टैंडर्ड इंक्रीज करोगे। और आपको इसके अंदर असेसमेंट में ना एक इमीडिएट रिजल्ट भी मिलेगा। क्या कहते हैं, अगर आप उसी चीज़ को अलग तरीके से कराने की कोशिश करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो भी मिलता है इसके अंदर असेसमेंट में। पेरेंट्स को भी बच्चे के बारे में पता चलता है, जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं उसमें भी बच्चों को पता चलता है कि आपका बच्चा ये कर रहा है, या पेरेंट्स अपने बच्चे पे रोज़ ध्यान देते हैं, वो भी उनका असेसमेंट करते हैं, उनकी नोट्सबुक चेक कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। और बच्चे का भी इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि बच्चे को सही वक्त पे, कहते हैं ना कि अगर कोई बीमार है तो सही वक्त पे दवाई दे देनी चाहिए, तो ऐसे ही बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। बच्चे को जो उसकी क्यूरियोसिटी है, अगर वो गलत बता रहा है सही आंसर मिल जाए तो वो क्या कहते हैं दोबारा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, बच्चे का इंटरेस्ट बनता है। अब इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन होता है ये जानने के लिए कि पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा है। ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ये करिकुलर और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज़ का। क्योंकि करिकुलर हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं स्टार्टिंग में क्लासेस में, कि हमारा जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो बच्चे की पर्सनैलिटी से जुड़े होते हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी के दो पक्ष। करिकुलर मतलब क्या होता है, करिकुलर में कौन सी पर्सनैलिटी आएगी, स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट जो भी उसके बैग से रिलेटेड है, बुक्स या कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ आएंगी उसकी को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़, जो सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा जो भी कर रहा है, वो सिंगिंग है, डांसिंग है, फील्ड ट्रिप्स है, एक्सकर्शंस है, जितनी भी चीज़ बाकी है वो को करिकुलर है। तो इन दोनों का क्वालिटेटिव प्रोसेस के बारे में भी पता चलता है कि बच्चे ने पूरे टाइम में क्या सीखा। अब इसके अंदर है कि हम जैसे कि मान लो बच्चे ने को करिकुलर एक्टिविटी में डांसिंग में नाम लिखवा रखा है अपना, तो लास्ट में आप क्या कहते हैं, आप उसको एक जजमेंट भी दे सकते हो। कोई कंपटीशन हुआ, उसके अंदर पता चल गया कि बच्चे ने क्या किया, वहाँ उसे इम्प्रूवमेंट का तो मौका नहीं मिला, उस टाइम पे वो एक रिज़ल्ट मिल गया ना कि बच्चे ने क्या किया है। अब हम अब इसके बेसिस पे हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बच्चों को रैंकिंग प्रोवाइड होगी तो हम ये पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है। लेकिन ये गलत बात है आरटीई के अकॉर्डिंग, लेकिन इस तरह से बच्चों का पता भी चलता है। अब है इसके अंदर हेल्प करता है स्टूडेंट को फॉर बूस्टिंग हिज नॉलेज एंड टेकिंग डिसीजंस। इससे बच्चे को कहते हैं एक बूस्ट भी मिलता है। जैसे कि मान लो कि आपने 10th में कोई एग्ज़ाम दिया या कोई भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपको एक इवैल्यूएशन हुआ, आपको एक रैंकिंग मिली, आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट था, असेसमेंट हुआ, असेसमेंट के बाद रैंकिंग मिली तो इवैल्यूएशन हो गया, तो आपको एक पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, लेकिन मैंने फिर भी पेपर में कुछ नहीं किया। इंटरेस्ट के साथ साथ मेरे अंदर वो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए। हमने पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कि बच्चे का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, रुचि के साथ साथ योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ सक्सेसफुल होती है। मान लो मेरी रुचि है गाना गाना, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी रुचि नहीं है, तो अब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो असेसमेंट से हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को डिसीज़न ले पाता है वो अपनी लाइफ के बारे में भी, कि अब है जैसे आपने अपनी स्ट्रीम चूज़ करी आफ्टर 10th की, आपने इवैल्यूएशन ही तो किया अपना कि आपने साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है। अब हमें ये भी पता चलता है बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, ये भी हमें पता चलता है। अब है एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट। अब एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें ये है, ये डिस्क्लोज करता है कि किस एक्सटेंट तक हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं एजुकेशन के वो अचीव हुए हैं, बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, वो असेसमेंट से तो पता चलता है। जब हमने पता है कि हमारा जो इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग होता है उसी के अंदर हमने जो अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो हम बना के लाते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे में ये व्यवहार में परिवर्तन होगा,
तो वो पता लगाने के लिए असेसमेंट ही हमारी मदद करता है, क्योंकि इसी की वजह से असेसमेंट के ज़रिए ही हम ये सारी एक्टिविटीज़ से हम जान पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ, इन सब के बारे में हमें असेसमेंट बताता है। अब है इसमें टीचर को पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे के अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है कि किस बच्चे की क्या योग्यता है, क्या इंटरेस्ट है, लर्निंग का स्टाइल क्या है, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस ज्ञान बच्चे को कितना है। क्योंकि जब टीचर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में होगा तो टीचर को अलग अलग बच्चों की हर एक्टिविटी से पता चलेगी कि बच्चे में क्या रुचि है। मान लो आप एक्टिंग करवा रहे हो, कोई रोल प्ले करा रहे हो, तो उस टाइम आपको पता चल सकता है कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी जो है कहते हैं एक्टिंग की स्किल्स अच्छी हैं, कोई किसकी सिंगिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो ये भी पता चलता है हमें, किससे पता चलता है, असेसमेंट से चलता है। इससे मोटिवेशन मिलती है, टीचर के साथ साथ बच्चे को भी मोटिवेशन मिलती है। अगर बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो टीचर भी मोटिवेट होता है, बच्चा पूछ रहा है कुछ तब भी टीचर मोटिवेट होगा, और टीचर और स्टूडेंट को भी मोटिवेशन होती है अगर उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाए। ये एक रिइंफोर्समेंट एक भी प्रोवाइड कराता है हमें कि इससे हमें, और ये हमें टीचर को फीडबैक देता है। फीडबैक टीचर के साथ साथ बच्चों को अपना फीडबैक मिल जाता है, बच्चे को भी पता होता है कि उसने कितना सीखा, उसकी कमियां क्या हैं, और टीचर को भी पता चल जाता है कि उसको क्या चेंज लाने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है कि जो हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करा रहे हैं कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। कि आज मैंने ये एक्टिविटी प्लान करी, बच्चा नहीं समझ पाया, तो मैं घर जाके दोबारा से इस टॉपिक पे रिसर्च करूँगी, अगले दिन फिर और कोई एक्टिविटी से कोशिश करूँगी कि बच्चा समझ जाए। अब सिलेक्शन ऑफ, इसमें बच्चा अपना करियर का सिलेक्शन अच्छे से करता है, उसे पता चलता है कि अगर वो स्टार्टिंग से असेसमेंट अपना कर पा रहा है, स्टार्टिंग से उसे पता चला असेसमेंट के बेसिस पे कि मेरी एक्टिंग की स्किल्स अच्छी है, तो करियर में उसने इतने सालों तक यही देखा, तो वो क्या कर सकता है, एक्टिंग का करियर चूज़ कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी। करिकुलम में भी हम चेंजेस ला सकते हैं, इसके अंदर जो हमारा करिकुलम बना है चेंजेस भी तो आते हैं उसमें, क्योंकि बच्चे जब टीचर एक्चुअल रियल जो क्लासरूम में टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तभी टीचर बता सकता है कि बच्चे को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, टीचर को क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं। तो टीचर क्या कहते हैं, जो करिकुलम के एडवाइजर्स होते हैं उनसे बात करके आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। अब इसके अंदर पेरेंट्स को भी पता चलता है बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में। इसके अंदर सेल्फ लर्निंग के मौके मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी डायग्नोज होती है, बच्चा आप खुद पता लगाते हैं कि मेरी ये गलती है, फिर उसे ठीक करने का मौका मिलता है। तो इसमें बच्चे को सेल्फ लर्निंग का मौका मिलेगा। इसमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारी जो टीचिंग का मोटिव ही यही है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, मोरल, हर कॉग्निटिव, हर टाइप का डेवलपमेंट हमें बच्चे का करना है। तो वो किससे होगा, असेसमेंट से होता है। वो रिवीजन का मौका मिलता है, प्रैक्टिस का मौका मिलता है, उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है। तो हमारी लर्निंग क्या होती है, और भी ज़्यादा अच्छी होती है। अब है व्हाट शुड नॉट बी डन इन क्लास। क्लासरूम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्लासरूम में हमें कभी भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड टीचिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इंडिया के में टीचरों की बहुत गंदी आदत है। उनका मेन फोकस ही सिर्फ रिज़ल्ट पे रहता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए। क्रैमिंग पे वो जोर देती हैं कि बच्चा रट ले, चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए। तो हमें क्या कराना है, हमें रिज़ल्ट की जगह बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट आएगा तो रिज़ल्ट खुद पे खुद आएगा, आपको ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, वो उससे उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक वो रहेगा।
और हमें कभी भी क्या करना है, मार्क्स और ग्रेड पे जोर नहीं देना कि हमेशा आप पढ़ा रहे हो और यही कर रहे हो कि मार्क्स कम आएंगे पेपर में, तुम्हारी ग्रेड में ये लगा दूंगी, ऐसा हो जाएगा। इन सब से कुछ नहीं होगा। आपको बच्चे को इन सब चीज़ की जगह आपको उसके कॉन्सेप्ट में, एक्टिव पार्टिसिपेशन में, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में, इन सब में ध्यान देना। कोई कंपटीशन नहीं करवाना आपका बच्चे को। कंपटीशन से, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से जेलसी फील करते हैं। कैसा कंपटीशन नहीं करवाना, कंपटीशन आप करवाओ, लेकिन वो कंपटीशन करवाओ जिसका रिजल्ट पहले से निर्धारित, आपने जिसके लिए रूल्स पहले से बना दिए हैं कि उस और जो ग्रुप में हो कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। जैसे वैसा कोई कंपटीशन नहीं कराना चाहिए जिससे कि बच्चे में जेलसी हो, एक दूसरे से वो नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे। ऐसे कंपटीशन नहीं होने चाहिए। ना ही बच्चे को रट्टाफिकेशन क्रैमिंग करानी है, रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग करानी है कि बस तुम रटते रहो, मेमोराइजेशन करते रहो, चाहे तुम्हें प्राइम मिनिस्टर का मतलब ना पता हो, बस तुमने नाम याद रख रखा है। कोई भी ग्रामर आपको बुक से नहीं पढ़ानी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि हाँ, ये देखा जाता है कि टीचर क्या करती है, वो शुरू हो जाती है कि आज हम नाउन पढ़ेंगे, आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाना। आपको बच्चे को ग्रामर पढ़ानी है कंटेक्चुअल तरीके से, कि जब आप लेसन पढ़ा रहे हो, जैसे आपने बुक्स भी देखी होंगी, तो उसके जो पीछे जो होता है, पढ़ाते पढ़ाते फिर आपको कराना है, और जिससे कि बच्चे को एक वास्तविक ज्ञान मिले, कोई रट्टाफिकेशन ना हो। अब जो बच्चे को आपको चांस देना चाहिए कि वो गलती करे, ये नहीं कि आप सब कुछ ही पहले से ठीक कर दो। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं। गलती करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी वजह से बच्चे को याद रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा मान लो गलती कर भी रहा है, तो आपको बच्चे को क्या कहते हैं, एक तो गलती करने का मौका भी देना है, और अगर उसकी गलती पे अगर गलती कर रहा है तो गलती को ठीक करना है, ठीक है, उसके साथ देना ठीक करने में, ना कि उसे अब्यूज़ करना, उसे गालियाँ देनी। आपको बच्चे की गलती पे खुश होना चाहिए। बच्चा गलती जब भी कर रहा है क्योंकि वो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्ट ले रहा है, वो कुछ इनिशिएटिव ले रहा है नया सीखने का। अगर बच्चा गलती ही नहीं कर रहा है, या तो उसे सब कुछ आता है या उसे कुछ नहीं आता, आप ये समझ लो। लेकिन जहाँ बच्चा कोई गलती करी है, तो इसका मतलब उसने उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करी और उसके पढ़ने में थोड़ी कमी रह गई, और आप उसे ठीक करिए, आप उसे दोबारा रेमेडियल टीचिंग दीजिए। चाइल्ड का फेलियर जो है, अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो जाता है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, बल्कि ये पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, टीचर जिम्मेदार है। बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचर ही इतना इनकैपेबल था कि टीचर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई नहीं बच्चे को पढ़ाने की। बच्चा कभी गलत नहीं है, टीचर की ही गलती है। अब है बच्चे को प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं करानी। अब कंपटीशन क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि बच्चा अगर क्या करेगा, एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करेगा। मान लो आपने कहा कि आज एक्टिंग का कंपटीशन है, तो वो अपनी रियलिटी नहीं दिखाएगा। और टीचरों की गंदी आदत होती है कि वो एक दो बच्चे को ही अप्रिशिएट करती रहती हैं, जो उनका फेवरेट बन जाता है। तो अब जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, वो उनकी नकल करनी शुरू कर देते हैं कि मैम कि ठीक है, तो वो उनसे हमें बचना है। चाइल्ड दूसरे की तरह बनने की कोशिश करेगा, उसकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चों में रंजिश बढ़ेगी, आपस में वो जेलसी बढ़ेगी। अगर कंपटीशन कराना ही है तो आप ग्रुप में कराइए, और ऐसा कंपटीशन कराइए जिसका रिज़ल्ट आपने पहले से फिक्स कर रखा है कि ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट में ऐसा रिज़ल्ट मिलना चाहिए उन्हें कि बच्चे आपस में उनमें शेयरिंग की भावना है। ये नहीं कि वो सारी चीज़ें वो अपने आप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कंपटीशन में कोई पैसे और ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। कंपटीशन में ग्रुप में कंपटीशन कराया, और उसका रिज़ल्ट होना चाहिए कि मान लो कोई बुक्स है, ठीक है, बुक्स मिल गई है, कोई भी एक इन्जॉयमेंट की चीज़ है जो पूरे ग्रुप से रिलेटेड है, और जो ग्रुप हार गया है उनको भी नेगेटिव फील नहीं कराना है, वो उन ग्रुप में भी पॉजिटिविटी लेके आए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है।
अब जो हमारे असेसमेंट हैं वो 4 टाइप के होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, इंडिविजुअल असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट होता है जब बच्चा अपना असेसमेंट खुद करता है। मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपने अपने टीचर से पूछा, तो आपने खुद से क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या है, आपका सेल्फ असेसमेंट है। जब चिल्ड्रन जो है जो अपना जो काम करते समय जो चीज़ें समझ नहीं आती तब वो पूछता है। आपने पूछा तो सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन बच्चा खुद से उस चीज़ को पूछ रहा है तो वो सेल्फ असेसमेंट है। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा और बच्चा उसका जवाब दे रहा है तो वो सेल्फ असेसमेंट का रिजल्ट भी होगा, ठीक है। खुद से पूछेगा तब भी सेल्फ असेसमेंट है, और आपने क्वेश्चन पूछा और उसका जो आंसर वो दे रहा है वो भी उसका सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि उसे अपने आंसर से पता चल जाएगा कि मुझे कितना आता है। पीयर असेसमेंट का मतलब है जब आपका असेसमेंट आपके साथ ही करेंगे, आपके क्लासमेट करते हैं, आपके एज ग्रुप के लोग करते हैं, तो वो आता है पीयर असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, इंडिविजुअल असेसमेंट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इंटरव्यू लेने का, जिसके अंदर टीचर और बच्चा आमने सामने होकर प्रश्न उत्तर का काम करते हैं। जैसे वाइवा होता है, या हम केस स्टडी कर रहे हैं कि टीचर पूछ रही है, बच्चा आंसर कर रहा है, तो इसके अंदर हर बच्चे के बारे में टीचर को पता चलता है। यहाँ पे बच्चा किसी भी चीज़ में चीटिंग का कोई चांस नहीं रहता। और जब बच्चे का आप ऐसा असेसमेंट ले रहे हैं इंडिविजुअल असेसमेंट, तो वहाँ पे उस टाइम पे कोई दूसरा बच्चा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे की कमी को, उनको गलती करने का मौका देना, उन्हें सुधारने का मौका देना है, ना कि दूसरे बच्चों के सामने उनका मजाक उड़वाना है। अब एक ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट होता है जब टीचर एक ग्रुप बनाती है बच्चों का और उन ग्रुप को एक ड्यूटी असाइन करती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ड्यूटी के लिए वो, और जब बच्चा उस ड्यूटी को करता है तो टीचर उनका ग्रुप में असेसमेंट करती है कि उन्होंने कितनी शेयरिंग करी, कितना कोऑपरेटिव टीचिंग करी, यूनिटी कितनी थी, कितना उन्होंने ऑनर था, मोरालिटी कितनी थी, सोशलिटी कितनी थी। इन सब चीज़ों का जब हम ग्रुप में असेसमेंट करते हैं तो ये ग्रुप असेसमेंट कहलाता है। आई होप आज आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया हो। कल हम बहुत इम्पोर्टेंट इसी को आगे लेके चलेंगे कि जो मॉडल्स ऑफ असेसमेंट होते हैं ये भी बार बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम कल पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।